So hello friends, welcome to back All Rounder YouTube channel. So in this session we are going to discussing a rapid revision and mind map of the chapter The Rise of Nationalism in Europe class 10. So let's start. So first of all आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये एक क्या है, एक पैट्रियोटिक फीलिंग है या एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम बिलीव करते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दैट सेम नेशन, राइट. तो यहाँ पे डेफिनेशन भी ऐसी लिखी है कि इट इज़ अ पैट्रियोटिक फीलिंग, डिवोशन एंड लव फॉर कंट्री इज़ नोन एज नेशनलिज्म. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्टर्स लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. तो कौन कौन से फैक्टर थे? एक तो ये था कि डिक्लाइन इन फ्यूडल सिस्टम होने लगा था. जो फ्यूडल सिस्टम था वो डिक्लाइन होने लगा था, ख़त्म होने लगा था. और जो मिडिल क्लास पीपल थे वो राइज होने लगे थे. जो वॉर्स थी या रिवॉल्ट्स थे वो भी स्टार्ट हो गए थे, जिससे जो पावरफुल लोग थे जैसे आपके डिक्टेटर्स थे या जो भी थे किंग्स वगैरह, मोनार्च सिस्टम, तो वो भी ख़त्म होने लगे थे. फॉरेन कंट्रीज़ जो थी वो रूल कर रही थी, इसलिए पीपल कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर ऑन कंट्री, है ना. एंड जियोग्राफिकल यूनिटी भी बनने लगी थी कहीं ना कहीं लोग हमारी आपस में. एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर्स भी रहा, क्योंकि जब राइटर्स ने लिखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें कंट्रीज़ में हो रही हैं तो लोगों ने भी उन्हें समझा. एंड पीपल्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से जो थे वो प्रभावित हुए, और उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हमारी कंट्री को जो है वो एक फ्रीडम मिले, एक नेशनलिज्म लाया जाए, राइट. उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है वो है एमर्जेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड द फादरलैंड एंड द ली च्यूटोयन द सिटीज़न. तो यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जैसे जैकोबिन क्लब था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जैकोबिन क्लब फॉर्म किया गया था. वहाँ पे मैक्समिलियन रॉबस्पियर का नाम आता है 9th क्लास में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था. तो जो जैकोबिन क्लब फ्रांस में बना था उसने आइडियाज़ कैरिड आउट करने लगा था वो नेशनलिज्म के. कहाँ को? एब्रॉड को. यहाँ लिखा है कैरिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रॉड. उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, ये भी आपने पढ़ा है. नेपोलियन के टाइम ही आ गया था यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट के लिए और मेज़रमेंट के लिए जो अडॉप्ट किया गया था. एंड नेशनल फ्लैग जो था वो रिप्लेस कर दिया गया था रॉयल स्टैंडर्ड के साथ. और इसके साथ ही जो सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी पुट किया गया था आपका फॉर्मुलेटिव यूनिफॉर्म लॉस पर. मतलब जो लॉस थे वो सभी के लिए जो थे वो सेम रखे गए थे. मतलब इस तरीके के जो ब्रिंग चेंजेस हुए थे एक नेशनलिज्म के आइडिया को लाने के टाइम. उसके बाद स्टेट जनरल को भी रिप्लेस कर दिया गया नेशनल असेंबली के साथ, जिसमें पीपल्स जो थे वो इलेक्टेड किए थे. तो स्टेट जनरल को भी हटा देते हैं और एक नेशनल असेंबली जो थी वो बना देते हैं. उसके बाद लिबरलिज्म आता है. तो लिबरलिज्म में लिखा है कि ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री. तो लिबरलिज्म और जो है वो लिबर वर्ड से आया है और एक लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है? तो फ्री होता है. दूसरा पॉइंट इसी में है कि आपके इकोनॉमिकली वाला पॉइंट है. तो इट स्टूड फॉर अ फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गॉड्स एंड कैपिटल. तो यहाँ से क्या हुआ, जो आपकी मार्केट्स थी उनमें जो एबॉलिश कर दिया गया और रिस्ट्रिक्ट किया गया जो भी गुड्स और कैपिटल्स जो थी वो चल रही थी. तो ये भी एक इकोनॉमिकली पॉइंट आप लिख सकते हैं जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन लिबरेशन पे कोई आपको बोले शॉर्ट नोट लिखिए या कुछ भी लिखिए, तो आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. फिर आपका थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकली. तो पॉलिटिकली क्या हो रहा था? इट एम्पेजेस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड इनवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो ये पॉलिटिकली बता दिया गया यहाँ पे पॉइंट में कि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, कंसेंट और इनवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको इनवायलेटिवली और कंसेंट के द्वारा जो था वो उसमें लाया जा रहा था, जो आपका लिबरेशन था. और फॉर न्यू मिडिल क्लासेस के लिए क्या हो रहा था, जो फ्रीडम थी आपके इंडिविजुअल के लिए एंड द इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ. तो ये तो सारी चीज़ें आपको पता लग गई कि इकोनॉमिकली क्या किया गया, पॉलिटिकली क्या किया गया, लिबरलिज्म क्या है, और जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उनके लिए भी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ थी वो लाई गई. उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. सो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारी यहाँ पे ऑब्स्टेकल इन
मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल इन जर्मन। तो यहाँ पे अनइवन मेजरमेंट्स के बारे में बात की गई है और टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस के बारे में भी बात की गई है। तो ये तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। और एज रिजल्ट जोल्वेरियन वॉज फॉर्म्ड इन 1834। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कस्टम यूनियन का क्या नाम था। तो कस्टम यूनियन का नाम था जोल्वेरियन। और ये फॉर्म कब हुई? 1834 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये प्रूशिया में फॉर्म हुई थी आपकी जो जोल्वेरियन थी, एक कस्टम यूनिटी थी, राइट। उसके बाद आपकी जोल्वेरियन पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका एम क्या था। तो इसका एम जो था वो टू बाइंड द जर्मन इकनॉमी इनटू अ नेशन। जर्मन्स को इकोनॉमिकली जो था वो एक नेशन में बांधना इसका काम था, जो आपकी कस्टम यूनिटी बनाई थी। और यहाँ लिखा है जॉइंड बाय जर्मन्स और इनिटेटेड बाय प्रूशिया। एंड इसने जो आपके टैरिफ बैरियर्स थे उनको क्या किया था? एबोलिश किया था। एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज, मतलब कि 30 करेंसीज थी जिनको इसने 2 तक पहुंचा दिया था। मतलब 30 करेंसियों को इसने केवल 2 ही करेंसियों को तक रखा, रिड्यूस कर दिया गया 30 करेंसी जो आपकी 28 करेंसीज थी। उसके बाद आगे बात करें तो बिलीव्ड, उसके बाद आया डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म को जो थी वो टॉलरेट नहीं करते थे। उसके बाद आया आपका कंजर्वेटिज्म, राइट। तो कंजर्वेटिज्म में हमारे क्या पॉइंट्स आए? जैसे आया इम्पोज्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप होती है जो मीडिया पे लगाई जाती है कि मीडिया जो है वो फ्रीली ना बोल पाए। तो इम्पोज्ड कर दी गई सेंसरशिप, जो कंजर्वेटिव्स आए। और ऑटोक्रेसी थी, मतलब किंगडम्स वाला ही आप समझ सकते हैं। क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था उन्हें, कोई क्रिटिसाइज़ करे, कोई सवाल जवाब करे। एंड लाइक चर्च सोशली जो भी थी, हायरार्चीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उन पे उनका ही जो था वो पावर रहे। ये सारे कंजर्वेटिव्स के पॉइंट्स हैं। बिलीव इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे आपके पैलेस वगैरह हो गए। सो वहीं पे कोर्ट होगा, वहीं मतलब एक ही पर्सन जो है डैट इज़ पावरफुल। नेक्स्ट इज़ इन 1815 यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे लिखी हैं ब्रिटेन, रूसिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, हु कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, राइट। सो इन्होंने किया था। और एक विलिंगटन की जगह है, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं, जो आपकी बैटल ऑफ विलिंगटन हुई थी, तो वहाँ पे जो हुई था वहाँ पे नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया था इन कंट्रीज़ के द्वारा, राइट। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो हुई वो कब हुई? 1815 में हुई। और किसने की थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रीटी ऑफ वियना किसने होस्ट की थी? तो वो की थी ड्यूक मैटरनिच ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 6 वही है कि ट्रीटी ऑफ वियना इज होस्टेड बाय ड्यूक मैटरनिच। तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। उसके बाद मेन इंटेंशन क्या था ट्रीटी ऑफ वियना करने का, जो ड्यूक मैटरनिच ने की थी? तो उसका वही पर्पस था कि रिस्टोर किया जाए आपकी मोनार्ची पावर्स को और क्रिएट किया जाए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को यूरोप में। मतलब कि जो नेपोलियन ने चेंज लाए थे उन चेंजेस को अब हटाकर दोबारा से जो कंजर्वेटिव पावर्स थी, जैसे सेंसरशिप को इम्पोज कर दो, ऑटोक्रेसी लगा दो, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बनवा लो, और चर्च वगैरह को जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि 3 डिवीज़न में लोग थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो वैसे ही लोगों की पावर्स जो थी वो उन्हें दोबारा से रिस्टोर कर दी जाएँ, जो जैसे कंजर्वेटिज्म में पहले हुआ करती थी। तो अब उनका वही था मेन इंटेंशन की रिस्टोर द पावर ऑफ मोनार्ची एंड क्रिएट टू न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। एंड बॉर्बन डायनेस्टी कौन सी थी? जो लुइस 16 था। आपने पढ़ा था कि फ्रांस का किंग कौन था? तो लुइस 16 था, है ना। तो लुइस 16 जो था वो बॉर्बन डायनेस्टी का था। तो उसी बॉर्बन डायनेस्टी की पावर्स जो थी वो दोबारा रिस्टोर कर दी गई फ्रांस में, राइट। उसके बाद यहाँ एक और मेन पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट नंबर ये है, इसी के अंदर है सब पॉइंट। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप लाइकली। सो किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड वॉज सेट अप नॉर्वे। तो नीदरलैंड का किंगडम था, उसने नॉर्थ को शिफ्ट कर लिया। एंड ऑस्ट्रिया को क्या मिला? जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई उससे कुछ कंट्रीज़ को फ़ायदा भी हुआ। तो जैसे प्रूशिया को क्या मिला? प्रूशिया को अपना पार्ट ऑफ सेक्सोनी मिला। यहाँ पे नीचे लिखा है ये पॉइंट, राइट। अब ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है तो आप देख लीजिएगा, जो ये पॉइंट स्टार के साथ में है। तो प्रूशिया को ये मिल गया। रशिया को क्या मिला? रशिया को पोलैंड मिला, जो नेपोलियन ने रशिया से जीत लिया था। एंड ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिला नॉर्थ इटली पर, और जो ये ग्योना कंट्री थी इसको एडेड कर दिया गया पैडमॉन्ट में। और किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था उसको नॉर्थ वाला पार्ट जो था वो दे दिया गया। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है
रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आ जाता है कि आप रोमांटिसिज्म के बारे में कुछ जो शॉर्ट नोट्स हैं वो लिख के दिखाइए। फिर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म और नेशनलिज्म की डेफिनेशन तो स्पेशली। सो रोमांटिसिज्म में क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो अपनी नेशन के लिए जो लव दिखाया जाता है वो हम कैसे दिखाते हैं, फोक डांसेस या सिंगिंग करके दिखाते हैं। तो जो भी सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं या जो भी डांसिंग वगैरह रिलेटेड टू हमारी नेशन से रिलेट होता है या हमारी नेशन के रूट्स को बताता है, हमारी विरासत को बताता है, तो वो सभी सारी चीज़ें हमारी रोमांटिसिज्म में ऐड होंगी। सो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखें तो रोमांटिसिज्म अ कल्चर मूवमेंट डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। तो ये हमारे रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी। और इसमें क्या क्या आता है, पोइट्री आती है, आर्ट आता है, म्यूज़िक आता है, स्टोरीज वर एडेड इनटू शेप्स ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग्स। एंड ये क्या शेयर करता है, इट शेयर अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन बेसिस ऑफ नेशन। लाइक ठीक है, नेशन के बेस पर ये हमारे जो पास्ट वगैरह की चीज़ें हुई होती हैं उनको दर्शाता है, कैसी कैसी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें। एंड फोकस्ड ऑन इमोशंस पे इसका बेसिकली फोकस होता है। और ये बड़ी मिस्ट्रिकल फीलिंग्स होती हैं। मिस्ट्रिकल मतलब रहस्य, इनमें बहुत से रहस्य छुपे होते हैं, कई चीज़ें पता ही नहीं चलती कि क्यों है, पर वो कर रहे हैं हम, राइट। उसके बाद लिखा है आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस ऑफ साइंस। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म भी हो गया। उसके बाद जो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, इन्हें तो आप ऐसे लेके चलो, ये तो आपको करने ही करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कैसे लिखना है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हुआ क्या, फर्स्टली ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड पोप हैव कंट्रोल ओवर सम इटालियन स्टेट्स, राइट। तो आपकी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पोप्स का कंट्रोल था, वो था आपके इटालियन स्टेट्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है काउंट केवर गॉट कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली। तो काउंट केवर को कंट्रोल कब मिला नॉर्थ इटली पे, वो मिला 1859 पर बाय डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन पावर। तो काउंट केवर ने डिफीट किया ऑस्ट्रियन पावर्स को एंड ही गेट अ कंट्रोल ऑन नॉर्थ। तो नॉर्थ में कंट्रोल मिला इन्हें यहाँ पे जहाँ मैंने एन लिखा। और यहाँ पर पोप वाले पे तो ऑस्ट्रिया फ्रांस ने कंट्रोल कर दिया, जो शायद सेंट्रल पार्ट था, तो मैंने सी लिख दिया। एंड मेन इटली जो थी वो रेड शर्ट ज्वाइंस इटालियन नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर गैराबेल्डी। गैराबेल्डी यहाँ जूस गैराबेल्डी और जूस मैज़ेनी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और कई बार इन पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट लिखने को आता है। एंड इन 18 यहाँ पे भी लिखा है कि इन 1860 स्पेनिश आर्मी वॉज डिफीटेड इन साउथ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड आफ्टर डिफीटिंग स्पेनिश एंड ऑस्ट्रिया आर्मी विक्टर एम्यूनेट II वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ इटली। तो देखो, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो समझो, ऑस्ट्रिया फ्रांस ने पोप को जो था उसने सबसे पहले तो ये हुआ कि काउंट केवर ने जो था वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जो थे वो काउंट केवर आ गया। साउथ वाली साइड में कौन थे, इटली वाले थे। तो इटली को डिफीट, साउथर्न इटली को में स्पेनिश जो थे उनको जो था वो डिफीट कर दिया गया। और सेंटर में बचे पोप, तो पोप ने सरेंडर कर दिया। तो साउथ, नॉर्थ और सेंटर हमारे पास आ गया। और इसमें 2 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि डिफीट हो गए तो कौन बना किंग। तो इम्यूनेले II जो था वो किंग बन गया इटली का। और बीच में थोड़ा रिवॉल्यूशनरी पार्ट लिखा है कि जूस गैराबेल्डी ने बीच में मूवमेंट्स में बड़ी हेल्प की, लाइक दैट। एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात, जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में क्या हुआ, जर्मनी के में यूनिफिकेशन में ये जो था ये CM बिस्मार्क ने जो CM बिस्मार्क ने किया। जो CM बिस्मार्क था वो प्रूशिया को बिलोंग करता था। एंड 3 वॉर्स टुक प्लेस हुई 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो 3 कंट्रीज़ के साथ इसने जो थी वो 7 years तक वॉर लड़ी। किस किस के साथ, डेनमार्क, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया के साथ। उसके बाद प्रूशिया जो था वो डिफीट हो गया ऑल दोज नेशन 1 by 1 एंड जर्मनी वॉज यूनाइटेड। तो प्रूशिया को डिफीट हो गया और जर्मनी जो था वो यूनाइट हो गया। एंड
इन जनवरी 1871 प्रूशियन किंग केसर विलियम वन, तो जो केसर विलियम वन था ये प्रोक्लेम कर दिया गया एम्परर ऑफ जर्मनी। तो इसमें तो सीधा ही है कि सीएम बिस्मार्क प्रूशिया को बिलोंग करता था। 3 वॉर्स उसने प्रोक्लेम्ड की, लड़ी डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ, एंड आफ्टर डैट जो था वो जर्मनी यूनाइट हो गया। एंड जो आपका जनवरी 1871 वाला टाइम पीरियड था उसमें किसको किंग बना दिया गया, जो हमारा केसर विलियम वन था उसको किंग बना दिया गया। एंड लास्ट है आपका स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की बात की गई है यहाँ पे। तो ब्रिटेन में लिखा गया है कि 1688 में क्या हुआ, यहाँ पे जो पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट था इंग्लैंड एंड सेंटर के साथ वो फॉर्म्ड हो गया। एंड जो आयरलैंड था 1801 में वो फॉर्सिबली इनकॉपरेट कर रहा था यूके के साथ मिलने में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड नहीं आना चाहता था 1801 में। तो देयर वाज अ डिवीज़न बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो आपको पता है कि चर्च में जो लोग होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक जो होते हैं वो कैथोलिक्स होते हैं और एक जो होते हैं वो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो एंड ब्रिटिशर्स हेल्प माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट अगेन कैथोलिक। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ये प्रोटेस्टेंट्स थे इनका अगेंस्ट कैथोलिक, इनकी हेल्प से इन्होंने कैथोलिक्स पर मतलब जो था माइनॉरिटी से इन्होंने क्या कर लिया, माइनॉरिटी की हेल्प की और इनको कैथोलिक्स के अगेंस्ट कर दिया। और अब रेवोल्यूशन हो गया होगा वहाँ पर। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब आया। तो एक्ट ऑफ यूनियन आया था आपका 1707 में, एक्ट ऑफ यूनियन। सो एक्ट ऑफ यूनियन भी हो गया। एंड एक्ट ऑफ यूनियन में क्या हुआ, जो इंग्लैंड था और स्कॉटलैंड था उसे रिजल्टेड कर दिया गया, ठीक है। तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को जब जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन आया उसमें इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को रिजल्ट कर दिया गया एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया। पार्लियामेंट जो थी यहाँ की, यहाँ लिखा है ये वाला पॉइंट, देयर द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश एंड हैंस कैथोलिक्स ऑफ स्कॉटलैंड फेस्ड प्रॉब्लम। तो कैथोलिक्स को प्रॉब्लम आने लगी, जो लोग स्कॉटलैंड के थे, बट अब वो ऐड हो चुके थे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो वही थी कि अब क्या किया जाए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। एंड दे आर फॉरबिडेड टू स्पीक और गैलिलिक लैंग्वेज वर फोर्स्ड आउट इन देयर होमलैंड। तो मतलब वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बोलने की भी अथॉरिटी नहीं थी और उनको फोर्स किया जा रहा था उन्हीं की एक नेशनल लैंग्वेज बोलने के लिए। तो मेन जो कंक्लूज़न है इस चैप्टर का, नेशनलिज़म। तो नेशनलिज़म जो है वो एक बिलीफ है, एक आइडिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास पैट्रियोटिक फीलिंग होती है, हमारे पास अपनी आइडेंटिटी होती है, हमारे पास अपनी एक लैंग्वेज होती है, एंड हमारे पास वी हैव टू फ्रीडम टू स्पीक एनी लैंग्वेज, है ना, टू एक्सप्रेस आर आइडिया। बट यहाँ पे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में क्या हो रहा है, जो कैथोलिक्स हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको जो है वो उनकी लैंग्वेज नहीं बोलने दी जा रही है, उनको क्रिटिसाइज़ करने भी नहीं दिया जा रहा है, मीडिया पे भी कहीं जगह सेंसरशिप लगाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक नेशन को बनाने के लिए किया जा रहा है। और मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो माइनॉरिटी को क्या कर रहे हैं, या तो वो उसे मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो मेजॉरिटी से ही डायरेक्टली जो है वो मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, ये एक शॉर्ट रैपिड रिवीजन था। ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरा चैप्टर जो है वो इसमें बताया गया, इसमें वही पॉइंट्स फोकस आउट हुए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। इसमें एक चीज़ डिस्कस नहीं की गई, जो आपका बाल्कन रीजन वाला क्वेश्चन आता है। तो जो बाल्कन रीजन वाला जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड आई होप कि आप उसे खुद से कर लेंगे। और सून मैं उस पर कोशिश करूँगा, उस पर भी एक शॉर्ट 1-2 मिनट्स की जो वीडियो है वो आपको बनाकर दिखा सकूँ। सो थैंक यू।